जय हिंद मेरे सेठ सेठियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके क्लास 10th का ज्योग्राफी का हम लोग वीडियो ले रहे थे और ज्योग्राफी का हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो ले रहे थे, जिसमें कुछ वीडियो जो है दामोदर सर ने लिया, कुछ वीडियो मैंने लिया। तो उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर आपका क्या था, संसाधन और विकास यानी कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है, इसके हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था, हम लोगों ने संसाधन का विकास देखा कि किस पर संसाधन का विकास निर्भर करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि संसाधन का विकास क्यों आवश्यक है, संसाधनों के विकास से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और विकास के कारण उन समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था आपका पृथ्वी सम्मेलन, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और पृथ्वी सम्मेलन से आपको जो क्वेश्चंस है वो हर साल आपको देखने के लिए मिलता है। पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 ये आपको क्या कर रहे हैं, रट लेना है। इससे आपको क्वेश्चन जो है बार बार देखने के लिए मिलेगा। तो आगे ही बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने भारत में संसाधन नियोजन के बारे में जो दामोदर सर जी ने क्लास लिया था उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। तो टॉपिक को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो आपने पढ़ा होगा, देखो यहां से क्वेश्चन आपको बनता है, गौर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। पूरा यूट्यूब आप खंगाल के देख लो, किसी ने भी आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं बताया होगा। और इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने वीडियो पे जिक्र किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां से आपका क्वेश्चंस बना है माय डियर फ्रेंड कि आप बताइए कि भाई आपका स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक किताब किसने लिखा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया और आप पूरा यूट्यूब खंगाल के देख लो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो प्रीतम एकेडमी आपका इतना सपोर्ट करती है, इतना सहयोग करती है, अब आपका काम बनता है कि प्रीतम एकेडमी को आप सहयोग करें और सपोर्ट करें। तो हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि कुल मिलाकर साइंस का मैं बात करूंगा और मैं साथ साथ में बात करूंगा एसएसटी। तो साइंस और एसएसटी का कुल मिलाकर 45 चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है और 45 चैप्टर का आपको पीडीएफ जो है वो मिलेगा। तो अब बात रहा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पर एक चैप्टर का आपको 9 रुपया चार्ज करना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो 400 प्लस रुपया क्या करना पड़ेगा, आपको हमें देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक लिमिटेड समय जो अभी एक ऑफर चल रहा है उसके अंतर्गत लेते हो तो साइंस का यानी कि मैं बात करूंगा विज्ञान का और साथ साथ में जो भी आपका सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो 45 चैप्टर है, इस 45 चैप्टर के नोट्स का केवल और केवल आपको 299 रुपया देना पड़ेगा और आपको सारे के सारे चैप्टर्स का आपको पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ तो मिलेगा, साथ में और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आप वीकली टेस्ट हमारे यहां दे सकते हो, आपको वीकली टेस्ट पे जोड़ दिया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा और वहां पे पर डे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं वहां पे एमसीक्यू करवाए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आपको मैं हमेशा कॉल करूंगा और आपको मैं मोटिवेट करता रहूंगा और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो 24 आवर हमारा पूरा का पूरा टीम जो है आपके साथ लगी रहेगी और आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करेगी। तो केवल और केवल 299 रुपया में आप ला सकते हो मैट्रिक में 90+%। ये हमारे टीम का दावा है। तो ये डिपेंड करता है आपको कि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तो हम लोगों ने यहां से देखना शुरू करेंगे कि आपको पता होगा कि टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जो भारत में जो भूमि है वो लगभग पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप समूह में विभाजित किया गया है। और अगर मैं इसका प्रतिशत का बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रतिशत का चार्ट बनाया गया है जो कि दामोदर सर ने आपको विस्तृत रूप से बता भी दिया होगा। तो आपने देखा होगा कि मैदान जो है वो 43% है जिसका उपयोग हम लोग कृषि और औद्योगिक विकास के लिए करते हैं। जो भी पर्वत क्षेत्र है जो 30% है उसका उपयोग हम लोग कहीं ना कहीं जो 12मासी नदियां हैं उनके बहाव के द्वारा जो भी चीजें उपयोग की जाती है, जैसे आप देखोगे झरने हो गए या जो भी आप देखोगे कि जो भी विद्युत जल विद्युत होता है उनका उपयोग में लाते हैं। पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और जो पठार है जो 27% जिनका उपयोग खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, किया करते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे जहां पे दामोदर सर ने स्टॉप किया था और वो आपका टॉपिक क्या था, भू उपयोग। यानी कि आप देखेंगे कि जो भी पूरा का पूरा पृथ्वी हमारा है, इस पृथ्वी का जो भूमि है उसका हम लोग किस तरीके से उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भूमि
का उपयोग किन किन तरीके से किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो भूमि का उपयोग हम लोग निम्नलिखित तरीकों से करते हैं, और निम्नलिखित तरीकों से क्या करते हैं हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप पहला देखोगे तो पहला भूमि का उपयोग होता है वन क्षेत्र के रूप में, दूसरा होता है कृषि क्षेत्र के रूप में। एक आपका क्या हो गया वन क्षेत्र के रूप में, दूसरा क्या होगा कृषि क्षेत्र के रूप में। अब गौर कीजिएगा जो भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भूमि होती है इसको हम लोग क्या करते हैं दो भाग में बांटते हैं। एक वो जो बंजर होती है तथा क्या होती है अयोग्य भूमि होता है। बंजर बोलने का मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे भूमि होते हैं जिसमें 5 साल 6 साल कृषि करने के बाद उस पर और उपजाऊ होता नहीं है, और वो अंततः क्या होता है उससे कुछ तरह का उपजाऊ नहीं हो पाता, जिसके कारण उसको हम लोग क्या करते हैं बंजर घोषित कर देते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे अयोग्य भूमि, यानी कि जिसपे कृषि नहीं किया जा सकता, या जिस भूमि पर कृषि नहीं किया जाता उसको क्या बोलेंगे अयोग्य भूमि। और दूसरा क्या होता है गैर कृषि भूमि उपयोग, जैसे इमारत, सड़क और उद्योग, यानी कि कोई एक कृषि क्षेत्र है मान लिया जाए, और इस कृषि क्षेत्र पे क्या करते हैं रेलवे लाइन हम लोगों ने बना दिया। अब जो रेलवे लाइन बनाया तो इस पूरे भाग का क्या हो गया कृषि भूमि था, और इस भाग से क्या हो रेलवे लाइन क्रॉस कर दिए, तो कहीं ना कहीं इस भूमि पे हम लोग क्या नहीं कर पा रहे कृषि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे गैर कृषि बोलेंगे। तो देखिए कृषि भूमि को दो भाग में बांटे, एक ऐसा भूमि जो अभी अयोग्य साबित हो गया या बंजर साबित हो गया, और जिस पर इमारतें या सड़कें या उद्योग जैसी चीजें बनाई गई, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कृषि भूमि को बांट देते हैं। अब दूसरा क्या होता है देखिए, अब कृषि भूमि जो होता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, एक प्रतिभूमि तथा अन कृषि योग्य भूमि एक होता है, जो एक टाइप्स ऑफ मैं बोलूंगा कि भूमि उपयोग होता है प्रतिभूमि, यानी कि परती पड़ी हुई भूमि है। अभी देखिए परती पड़ी जो भूमि होता है जिसपे कृषि नहीं हो पाता है उसको एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं गोचर भूमि, यानी कि जहां पे गाय बैल चरा करता है उसके रूप में बदल देते हैं, या उस पर हम लोग क्या करते हैं कोई उपवन लगा देते हैं, या उस पर विविध प्रकार के वृक्ष लगा देते हैं, या फलों के वृक्ष लगा देते हैं, और उस भूमि को क्या करते हैं उसके अधीन कर देते हैं, उपवन के अधीन कर देते हैं, यानी कि गार्डन के रूप में बना देते हैं, विविध वृक्षों के रूप में बदल देते हैं, या उसको क्या करते हैं कि फसलों के रूप में क्या करते हैं उसको बदल देते हैं, जिसमें वृक्ष लगा दिए और वो साल एक साल में हमको फसल दे रहा है। या कुछ ऐसे भूमि होते हैं जो कृषि अयोग्य बंजर भूमि होते हैं, जहां पे 5 वर्ष से अधिक में क्या हुआ है कि कृषि जो है वो हुआ ही नहीं, यानी कि यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक वर्षों में क्या हुआ है कि वहां पे बारिश नहीं हुआ हो, तो ऐसे भागों में क्या करते हैं प्रतिभूमि को हम लोग बांटते हैं। फिर आप क्या होता है एक भूमि आपका क्या आता है कि प्रतिभूमि, केवल क्या आता है देखिए यहाँ पे प्रतिभूमि है लेकिन ये अयोग्य कृषि भूमि है, जिसमें हम लोग कृषि कार्य करते हैं लेकिन नाम मात्र के बराबर करते हैं। अब एक आपका क्या होता है प्रतिभूमि। अब ये जो प्रतिभूमि होता है इसको दो भाग में बांटते हैं, एक वर्तमान प्रतिभूमि और एक आपका पुरातन प्रतिभूमि। तो देखिए वर्तमान प्रतिभूमि क्या हो गया जहां 1 वर्ष या उससे कम वर्ष में क्या किया गया खेती नहीं किया गया है, और एक आपका क्या होता है पुरातन, जहां पे 1 से 5 वर्ष के बीच में क्या नहीं किया गया तो खेती नहीं किया गया है, तो उसको क्या करते हैं पुरातन भूमि में हम लोग बांटते हैं। फिर एक आपका क्या होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जिसको हम लोग निबल क्या बोलते हैं निबल क्षेत्र बोलते हैं। तो 1 वर्ष से अधिक वर्ष पर बोए गया क्षेत्र जो उसको क्या बोलेंगे सकल कृषि क्षेत्र बोलते हैं इसको, और इसको निबल कृषि क्षेत्र भी बोला गया है, शुद्ध कृषि क्षेत्र भी बोला गया है। तो माय डियर फ्रेंड कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बताइए सकल कृषि क्षेत्र से क्या तात्पर्य, क्वेश्चन क्या आ जाएगा सकल कृषि क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलेंगे कि 1 वर्ष में 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को जब शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है तो जो पूरा का पूरा एरिया आएगा उसको सकल कृषि क्षेत्र बोलेंगे। माय डियर फ्रेंड क्या बोलेंगे सकल कृषि क्षेत्र बोलेंगे। आप गौर कीजिएगा 1 वर्ष से अधिक बार बोया गया, यानी कि कोई ऐसा भूमि है जिसको आप मान लो कि एक इतना बड़ा मेरे पास भूमि है, अब इस भूमि को 2 भाग में बांट दिए। एक जो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं 1 वर्ष से 1 से अधिक बार हम लोग उसमें क्या करते हैं कृषि करते हैं, और एक ऐसा भूमि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक क्षेत्र का जिसमें शुद्ध निबल करते हैं, यानी कि साल में 1 से अधिक बार या 1 से कम बार क्या करते हैं उसमें बोते हैं। जब ये दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया जाएगा तो उससे क्या निकलेगा, उससे निकलेगा सकल कृषि क्षेत्र। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सकल कृषि क्षेत्र बराबर क्या होगा, तो आप ऐसे भी लिख दोगे कि एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र प्लस जोड़ेंगे उसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा सकल। सकल माने क्या होगा सभी रूप का जो कृषि क्षेत्र वाला क्षेत्र जो वो हमको क्या करेगा निकल कर आएगा। बात करेंगे आगे। अब यहां से क्वेश्चन आपका पूछता है, हर साल पूछा गया है कि भारत में, यहाँ पे देखिए भारत में एक्चुअली क्या होगा भूमि होगा, क्या होगा भारत में भूमि उपयोग प्रारूप, क्या होगा भारत में भूमि उपयोग प्रारूप, ये आपका टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बताइए भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले
तत्व या कारक कौन कौन से। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भूमि का उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन सा है। अब बात को समझिएगा कि दो कारक है, एक आपका क्या हो गया भौतिक कारक और दूसरा आपका क्या हो गया मानवीय कारक। क्या हो गया भौतिक कारक और मानवीय कारक। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया कि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारकों की संख्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे भौतिक कारक और दूसरा क्या हो गया मानवीय कारक। अब बात करते हैं पहला का पहला हम लोग बात करेंगे भौतिक कारक में। तो गौर कीजिएगा भौतिक कारक मतलब समझिएगा कि इसके इस कारक के अंतर्गत या इस तत्व के अंतर्गत हम लोग भू आकृति को, जलवायु को और मृदा को क्या करते हैं शामिल करते हैं। किसको किसको भू आकृति को, जलवायु को और मृदा को क्या करते हैं शामिल करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि देखो भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, अब मान लिया जाए कि कोई एक क्षेत्र है जहां पर क्या है कि एक पर्वतीय क्षेत्र है। अब मान लो कि इस पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग कृषि कर रहे हैं और एक क्षेत्र है जो आपका क्या है मैदानी क्षेत्र है, एक आपका क्षेत्र है जो पथरीला क्षेत्र है और एक जो क्षेत्र है आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है। भू आकृति अलग अलग है। तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा खेती कहां पे होगा या सबसे ज्यादा भूमि को जहां पे खेती होगा वहां भूमि का उपयोग होगा। तो आप बोलोगे कि सर जिस क्षेत्र पे आपको समतल जगह मिलेगा, मैदानी एरिया मिलेगा, यहां पर आपका कृषि ज्यादा होगा, यानी कि इस वाले क्षेत्र पे होगा। अब मैं फिर पूछूंगा उसके बाद, तो आप बोलोगे सर कि जो पर्वतीय क्षेत्र होगा उस पर होगा। फिर मैं बोलूंगा तो बोलोगे सर जहां पे आपका पत्थर वाला इलाका है वहां पे होगा। और अंततः आप बोलोगे कि सर जो रेगिस्तान वाला इलाका है यहाँ पे ना के बराबर होगा। तो आपने भू आकृति के हिसाब से बता दिया। अब मैं बात करता हूँ जलवायु के बारे में। मैं 3 जगह लेता हूँ, एक वहां जहां पे ना के बराबर वर्षा होता है, यानी कि वर्षा होती है एकदम कम होती है। एक आपका मैं लेता हूं राजस्थान का एरिया जहां पे वर्षा होती ही नहीं है, और एक मैं लेता हूं आपका ऐसा क्षेत्र जहां पे आपको क्या मिलेगा बारिश जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा कृषि कहां पे होगा। तो आप बोलोगे सर जहां पे बारिश हो रहा है, फिर जहां पे कम हो रहा है और जहां पे एकदम नहीं हो रहा वहां पे क्या होगा खेती नहीं होगा। तो जहां पे ज्यादा खेती होगा वहां पे भूमि का उपयोग होगा। अब मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं कि एक फैक्ट्री लगा रहा हूं, मैं मान लूं कि मैं रेशम का फैक्ट्री लगा रहा हूं। तो रेशम का फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए आर्द्र जलवायु चाहिए जहां पे नमी होगा। तो अब मैं ऐसा ही क्षेत्र को चुनूंगा तो उस क्षेत्र में मैं भूमि का उपयोग ज्यादा मात्रा से कर पाऊंगा। अब बात करेंगे मृदा के प्रकार में। तो मान लिया जाए कि आपको पता होगा कि मृदा बहुत तरह की होती है, लेकिन उपजाऊ के आधार पर मृदा को 2 भाग में बांटते हैं। क्या होता है बांगर और दूसरा क्या होता है आपका खादर। तो बांगर मृदा जो होता है गौर कीजिएगा बांगर, और एक क्या होता है खादर। तो बांगर होता है पुराना मिट्टी और खादर क्या होता है नया मिट्टी। तो आप बताओ कि जो पुराना मिट्टी होता है इस पे ना के बराबर खेती होता है क्योंकि उपजाऊपन होता नहीं है, और नए मिट्टी में क्या होता है बहुत ज्यादा उपजा होता है। तो आप बताओ कि खेती कहां करना पसंद करोगे। तो आप बोलोगे क्या सर कि जहां पर ज्यादा मात्रा में नई मिट्टी है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि कहीं पे अगर भूमि का उपयोग होगा तो वहां पे किन चीजों को देखेंगे भौतिक कारक के अंतर्गत। तो जहां पे भू आकृति होगी, जहां पे जलवायु अच्छी होगी, जहां पे मृदा के प्रकार क्या होगा अच्छा होगा, यानी कि मैं जिस तरह की मैं खेती करना चाहता हूं या जो मैं भूमि का उपयोग करना चाह रहा हूं वहां की मिट्टी किस प्रकार है। अगर मुझे नमक बनाना है, मान लिया जाए मुझे क्या बनाना है नमक बनाना है, तो क्या मैं ऐसा क्षेत्र को चुनूंगा जहां की पानी में या जहां की मृदा पर नमक की मात्रा ना हो। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं। या अगर मान लो कि मुझे कोयला का, मैं किसका बात कर रहा हूं, मुझे कोयला का खान मुझे खोदना है, तो क्या मैं ऐसा क्षेत्र को चुनूंगा जहां पे कोयला नहीं है। आप बोलोगे नहीं गुरुजी ऐसी नहीं है। यानी कि अगर आपको भौतिक कारक का मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत भू आकृति, यानी कि भूमि की आकृति कैसी है, वो पठारी है कि वो रेतीली है कि वो पहाड़ी है कि वो मैदानी है, इस पे डिपेंड करता है। अब बात करें जलवायु पे, तो मैं जिस तरह का मैं भूमि को उपयोग करना चाह रहा हूं तो उस तरह को वो भूमि बहुत ज्यादा गर्म है कि बहुत ज्यादा ठंडा है वो भी डिपेंड करता है। और मृदा के प्रकार के बारे में, अगर मुझे मान लो अगर मुझे कपास की खेती करनी है तो क्या मैं लाल मिट्टी में करूंगा, क्या आप बोलोगे नहीं उसके लिए तो काली मिट्टी चाहिए। अगर मुझे मान लिया जाए कि मुझे अगर धान का उपज करना है तो क्या मैं पथरीला इलाका में धान लगाऊंगा तो होगा क्या, या जहां कम वर्षा होगी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी खेती होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं। तो यानी कि भू आकृति पे डिपेंड किस पे करता है भौतिक कारक में, तो भू आकृति जलवायु और मृदा पे क्या करता है डिपेंड करता है। अब अगला कारक होता है मानवीय कारक। तो मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी की क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराओं पे क्या करता है डिपेंडेंट करता है। आप गौर से समझिएगा। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक क्षेत्र यहाँ पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है और एक क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या क्या है आपका कम है, तो आप बताओ सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग कहाँ होगा। तो जहां पे कम होगा क्या, तो बोलोगे नहीं। यानी कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगा वहां पर भूमि का उपयोग भी ज्यादा होगा।
अब जहां पे जनसंख्या कम होगा वहां पे भूमि का उपयोग क्या होगा, ऑलरेडी क्या होगा, बहुत कम होगा। अब मान लिया जाए कि जहां पे प्रौद्योगिकी की क्षमता बहुत ज्यादा है, जहां पे बहुत ज्यादा क्या लगता है आपका, मान लिया जाए कि बहुत ज्यादा जहां पे उद्योग है, एक जहां पे उद्योग नहीं है, तो जहां पे उद्योग है वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूमि का उपयोग होगा। क्योंकि समझेगा, उद्योग होना बहुत बड़ा बात नहीं है, उसके लिए रेलवे लाइन बनेगा, उसके लिए सड़क बनेगा, उसके लिए कुआं खोदा जाएगा, तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षमता पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक परंपराएं डिपेंड भी करता है कि अगर मान लीजिए मैं झूम खेती का मैं बात करूं, जो कि एक सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत शामिल था, तो जिन क्षेत्रों में झूम खेती होती है उन क्षेत्रों में भूमि का उपयोग ज्यादा होता होगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और सांस्कृतिक और परंपराएं भी डिपेंडेंट करता है कि भूमि का उपयोग किस तरह होगा या नहीं होगा। तो भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है, तो भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक अंतर्गत भू आकृति, जलवायु और मृदा, और मानवीय कारक अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी की क्षमता और सांस्कृतिक और परंपराएं क्या करते हैं, डिपेंडेंट आपका होता है। आप बात करेंगे आगे, ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में, क्वेश्चन क्या है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, और साथ में और एक क्वेश्चन ऐड कर देता है कि वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है। गौर से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करने बोल रहा है कि भूमि उपयोग प्रारूप है क्या, और साथ में क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर देता है कि 1960 से 61 के बीच में वन क्षेत्र का वृद्धि नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस वाले प्रश्न पे कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप क्या है। तो गौर कीजिएगा, भारत में भूमि उपयोग का मतलब क्या होता है कि किस तरह से भूमि का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो भारत में अगर मैं भूमि का उपयोग का मैं बात करूं तो वन क्षेत्र में, कृषि में, चारागाह में, प्रतिभूमि में और परिवहन मार्ग, आवासीय तथा औद्योगिक क्षेत्र जैसे कई विविध रूपों में क्या करते हैं, किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि भारत में जो भूमि का उपयोग है वो वन क्षेत्र में, कृषि में, चारागाह में, प्रतिभूमि में, परिवहन मार्ग में, आवासीय तथा औद्योगिक क्षेत्र कई विविध क्षेत्रों के रूप में क्या करते हैं हम लोग भारत में भूमि को उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं साथ ही भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक और मानवीय कारक के भी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में भू आकृति मैदानी होगी वहां पे कृषि अधिक होगा भाई, तो वहां पे भूमि का उपयोग अच्छा से करेंगे। जिस क्षेत्र की जलवायु कृषि के अनुकूल होगा वहां पे खेती अच्छा करेंगे। जिस क्षेत्र में मैं बोलूंगा कि आपका उद्योग के अनुरूप आपका क्या है, आपका पूरा का पूरा क्षेत्र, वहां पे उद्योग ज्यादा मात्रा में लगाएंगे। और कहीं ना कहीं मानवीय कारक, जिस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व होगा वहां पे कृषि उत्पादन ज्यादा होगा। जहां पे अगर मैं बात करूंगा कि आपका औद्योगिक क्षमता जहां पे ज्यादा होगा वहां पे कृषि उत्पाद ज्यादा होगा। तो भारत में जो भूमि का उपयोग है वो किस पर डिपेंड करता है, तो मानवीय कारक और भौतिक कारक में। और साथ साथ में भारत में जो भूमि का उपयोग होता है वो वन के रूप में, कृषि के रूप में, चारागाह के रूप में, प्रतिभूमि के रूप में, परिवहन मार्ग के रूप में, आवास तथा औद्योगिक और भी कई तरह के क्षेत्र में क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। अब बात करें आगे, तो गौर कीजिएगा कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि केवल भारत में जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है इसमें से केवल 90% जो भूभाग है आपका उसी का क्या है आंकड़ा हमको पता है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर 93% भूमि का तो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो बाकी जो 7% भूमि है वो कहां चला गया सर, उसको क्या आसमान निकल गया कि क्या हुआ सर, इसके बारे में बताएं। तो अगर मैं बात करूं, देखिएगा जो 7% भूमि है ये अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर जो हमारा भाग है, जो अगर मैं एक मोटा मोटे अगर मैं मैप बनाऊंगा तो जो हमारा पूर्वोत्तर भाग है, यानी कि ये जो आपका भाग देखते हो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व, यानी कि ये जो पूरा का पूरा भाग हो गया। तो इस पूरे के पूरे भाग में से केवल असम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी राज्य हैं अथवा प्रांत हैं उनका जानकारी हमें उपलब्ध नहीं। कारण समझिएगा कि वहां पे बहुत ज्यादा पहाड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब बहुत ज्यादा पहाड़ होगा तो उसको नापेंगे कैसे, नाप तो ठीक से नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए क्या करते हैं उन क्षेत्रों को हम लोग भूल जाते हैं कि आखिर वहां पे किस तरह का उपयोग हो रहा है या किस तरह का उपयोग हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। साथ ही जो जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान का और जो चीन का, यानी कि अगर आप देखोगे ये रहा जम्मू कश्मीर का इलाका,
तो इधर आपका क्या हो गया, इधर थोड़ा बहुत आपका पाकिस्तान का इलाका और इधर आपका क्या हो गया, चीन का इलाका। तो इस क्षेत्र का कुछ कुछ ऐसा इलाका है जो आप देखोगे तो चीन और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसा इलाका है जहां पे उस भूमि का सर्वेक्षण हो ही नहीं पाया है। कारण समझेगा कि अगर मैं वहां पे जा रहा हूं भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए तो वहां से कोई गोली मार देगा या हमको उठा के ले जाएगा। तो इस कारण से उस क्षेत्र का हम लोग क्या कर नहीं पाए, भूमि का सर्वेक्षण नहीं कर पाए। तो इसके कारण उस क्षेत्र में मौजूद जो भी आंकड़े हैं कि भूमि का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कर रहे हैं या अन्य अंतर्गत कर रहे हैं, तो हमको पता नहीं हो पाता है और उसी के कारण हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, तो उसका जानकारी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो ये तो भारत में भूमि उपयोग प्रारूप है। अब अगला जो क्वेश्चन डाला था कि 60 से 61 के बीच में जो वन क्षेत्र है आखिर उसका वृद्धि नहीं हो पाया है, इसका क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और इसी कारण इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भूमि का उपयोग आपको पता होगा कि भवन निर्माण आदि के लिए हो रहा है। तो जब भवन, आपको पता होगा कि भूमि सीमित है, तो जब भूमि सीमित है तो अब क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो रहने के लिए लोगों को घर भी चाहिए कि नहीं। तो जब घर चाहिए तो फिर वन क्षेत्रों का और कृषि भूमि का क्या हो रहा है, उपयोग जो है वो गैर कृषि कार्यों में ज्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं तो जो भी वन क्षेत्र है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो पहला कारण है। दूसरा कारण है कि भारत एक विकासशील देश है। भारत क्या है, एक विकासशील क्या है, देश है तथा यहाँ का ज्यादातर भूमि का उपयोग जो है वो उद्योग के रूप में, मिल तथा अन्य व्यापारिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। तो आप बताओ जब अन्य कार्यों के लिए करेंगे हम लोग तो भाई वन क्षेत्र का विकास कैसे होगा? तो आप बोलोगे गुरुजी विकास तो नहीं हो पाया, तो ये भी एक कारण हो गया। अगला कारण है स्वतंत्रता के बाद बेकार भूमि को वनों के अंतर्गत यहाँ पे क्या होगा, लाने का क्या लाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि मनुष्य क्या कर रहा है कि बंजर भूमि को ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहा है। अब मान लो कि कोई कृषि क्षेत्र का भूमि है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उद्योग लगा दिए। तो भाई आप उद्योग लगाए तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र में कृषि होगा या वन होगा? आप बोलोगे नहीं सर। अब मान लो कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन था, अब हम लोग क्या करो वहाँ पे जाके प्लास्टिक कचरा वचरा डाल रहे हैं, तो अब वो क्षेत्र भी तो बंजर हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी बंजर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद जो बेकार या जो बंजर पड़ी भूमि था उसको हम लोग वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाए या नहीं लाने का काम किए। इसके कारण भी क्या हो रहा है, 1960-61 के बाद भूमि जो है वो बढ़ा नहीं, वन क्षेत्र जो है बढ़ा नहीं। अगला कारण क्या है, स्थानीय लोग वनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पेड़ों की कटाई सही नियोजन बन गया है और लोग पेड़ों को जरूर काटते हैं लेकिन नए पेड़ नहीं लगाते हैं और ना ही वनों का क्या करते हैं, विस्तार करते। क्या करते हैं, वनों का विस्तार करते। क्या करते हैं, वनों का विस्तार कर रहे हैं और इसी के कारण क्या हो रहा है, वन क्षेत्र में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई एक स्थानीय क्षेत्र है जहां पे वन क्षेत्र है तो वहां का लोग वन का उत्पादन और वन के सारे चीज, पेड़ पौधे, लकड़ी वगैरह तो यूज तो करते हैं, यूज तो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो ये नियोजन का सही तरीका नहीं है कि आप केवल उससे लो, क्योंकि देखो नियोजन का अर्थ क्या होता है कि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, यह नियोजन नीति कहलाती है। तो आप तो उपयोग कर रहे हो, चलो सही बात है, आप पेड़ों को काट रहे हो, सही बात है, लेकिन आप पेड़ को लगा नहीं रहे हो, ये गलत है। जब पेड़ को नहीं लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि उस वन क्षेत्र में क्या आएगा, कमी आएगा। अब अगला क्या है कि भूमि का आवश्यकता उद्योगों के विस्तार के लिए ज्यादा मात्रा में हो रहा है और इससे भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आपका उद्योग में बढ़ोतरी हो रही है, कृषि क्षेत्र में और वन क्षेत्र में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। और अगला क्या है, आवास से भूमि का जो मांग जो लगातार बढ़ रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो भूमि का बहुत ज्यादा में उपयोग हो रहा है और वन क्षेत्र का क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। अब एक नोट में बात करूंगा जहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय वन नीति कब लगाया गया, तो 1992 में लगाया गया। 1952 में क्या किया गया, राष्ट्रीय वन नीति को क्या किया गया, लागू किया गया। आप क्या सुनिएगा, अब जो राष्ट्रीय वन नीति लगा इसके अंतर्गत एक नियम बनाया गया कि जो पूरा का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है हमारा, आपको पता होगा कितना है, 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका है। तो ये जो 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि देखोगे आप लोग, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, हम लोगों ने यहाँ पे सॉरी कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो जो पूरा का पूरा जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में जो भी वन है, इस वन का 33% भौगोलिक क्षेत्र को क्या करेंगे, वांछित कर देंगे। अब वांछित का मतलब क्या होगा, उसमें कुछ विशेष
अधिकार दे देंगे, उसको कुछ उसमें ऐसा नियम और कानून लागू कर देंगे कि जिस तरह से उस जो 33% जो वहां का जो वन क्षेत्र है उसका किसी भी मात्रा में या किसी तरह से क्या ना हो तो उसका उपयोग हो सके, उसका उपयोग ना हो। अब उपयोग का मैं बात करूं तो जैसे हम लोग वहां का ना ही फल में तोड़ सकता हूं और ना ही मैं पेड़ को काट सकता हूं, ना ही मैं वहां से इमारती लकड़ी में प्राप्त कर सकता हूं, ना ही मैं वहां पे जा सकता हूं घूमने के लिए और ना ही मैं वहां पे पशुओं को चरा सकता हूं। तो इस तरह का उपयोग क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते। यानी कि क्या करें, उसमें वांछित कर दिए, उसमें विशेष अधिकार क्या कर दिए, लागू कर दिए। यानी कि उसको मैं बोलूंगा रिजर्व हम लोगों ने कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने, रिजर्व कर दिया। तो वन नीति के अंतर्गत क्या कहा गया कि 1992 में लागू हुआ और जिसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र जो है उसको हम लोग क्या कर दिए, वन क्षेत्र को वांछित भूमि घोषित कर दिए कि वहां का भूमि का उपयोग जो है वो स्थानीय लोग नहीं कर पाएगा। तो कारण रहा होगा, अब क्वेश्चन आता है कि वांछित भूमि का क्या कारण है। तो इसका अंतर्गत जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू हुआ उसके अंतर्गत कहा गया कि जो भी वांछित भूमि, गौर कीजिएगा क्या मैंने बोला कि जो भी वांछित भूमि है, जो भी वांछित भूमि है उसका जो भी सीमा है उस सीमा में जो भी पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना के वो अच्छे तरह से बना के रह पाएगा। इसलिए क्या कर दिए हम लोग, उस क्षेत्र को वांछित कर दिए। क्या कर दिए, वांछित कर दिए। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था जो कि आज आपको मुझे समझाना था। अब अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। ये टॉपिक के बाद भारत में जो भूमि, जो भारत की जो भूमि है और उस भूमि में जितने भी मृदा हैं उन मृदा के प्रकार को करूंगा तो ये चैप्टर का डिस्कशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक वीडियो में पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं वो करवा दूंगा और एक अगला एक वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग एमसीक्यू को खत्म कर देंगे। यानी कि और आपका 3 वीडियो, यानी कि 3 दिन में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इसके बाद क्या पढ़ना है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है कि आपको ज्योग्राफी को कंटिन्यू रखना है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। आपको ये क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में क्या बता रहे हो, इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, आपको मैं वो सारी चीजें में पढ़ाऊंगा। एक विशेष सूचना मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन अगर आपको स्मार्ट मेहनत करना है, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको अगर स्मार्ट मेहनत करना है तो कहीं ना कहीं वीडियो को देखना होगा। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो अब आपका काम है कि आप हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करो कि वीडियो को क्या करो, सभी दोस्तों तक शेयर करो। और जो पीडीएफ वाली मैंने बात करी कि जो भी पीडीएफ है उस पीडीएफ को परचेज करने के लिए जो भी आप देखते हो कि जो भी हमारा नंबर है 77177049 और 78 में एक बार आप कॉल जरूर करो ताकि आपको मैं फिर से बता दूं कि पीडीएफ लेने से आपका क्या क्या फायदा होगा। पहला फायदा समझिएगा कि साइंस का जो 45 चैप्टर उसका आपको नोट्स मिला। नोट्स में आपको ऐसा मैं दूंगा कि जहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। गौर कीजिएगा कि 9 चैप्टर का अगर मैं 45 का अगर मैं 9 का भी एवरेज से बात करूं तो 5 नाम 45 के 5 हाथ में कितना रहा 4 और 4 नाम 36 और 4 कितने हो गए 40, यानी कि 405 रुपये आपका खर्चा होगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 405 रुपये में आपका हो जाएगा सर। लेकिन अगर आप अभी परचेज करते हो तो आपको कितना लग रहा है, देखो 45 चैप्टर का केवल और केवल 45 चैप्टर का केवल और केवल आपको 299 रुपये आपको देना होता है। तो अगर आप एवरेज देखोगे तो करीबन आपको 7 रुपया या 8 रुपया के 7.5 या 8 रुपये के करीबन आपको खर्च लग रहा है। और इस खर्च में आप सबसे अच्छी चीजें क्या कर सकते हो कि आपके पास पीडीएफ होगा और पीडीएफ में मैंने क्या बताया कि आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला पीडीएफ को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है। कितना कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। एक आपको क्या मिलेगा, आपको पूरे के पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। दूसरे में आपको क्या मिलेगा, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपको वो मिलेगा। और तीसरे पे आपको क्या मिलेगा, जो भी एमसीक्यू है आपको वो देखने के लिए मिलेगा। आपको क्वेश्चन और आंसर देखने के लिए मिलेगा और आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपको नोट्स देखने के लिए मिल रहा है। साथ में आपको टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, वीकली टेस्ट हो गया आपका व्यू जिसको हम लोग बोल सकते हैं। साथ में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें मैं आपको हमेशा डिटेल्स बाय डिटेल्स हर चीज भेजता रहूंगा, जिसमें आपको कभी कभार टेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। साथ में क्या होगा कि 2400 आवर आप हमारे कांटेक्ट में रहोगे, जिससे आपकी क्या होगी, मेंटलिटी प्रेशर और जो भी प्रेशर होगा उसमें क्या होगा, आपको कमी देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ में क्या होगा कि आपको मैं हमेशा में कॉल करता रहूंगा, जिससे आपको चीज का प्रॉफिट होगा
कि आप हमारे साथ बने रहोगे और आपको हर चीज से क्या होगा, लाभ होगा। तो अब आपको डिपेंड करता है कि केवल 299 रुपया देकर आपको 90% लाना है या नहीं लाना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी सोच है। तो पहली बात कि वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना है, साथ में चैनल पर नहीं हो तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस करना है। साथ में आपको ये चीज भी बताना है माय डियर फ्रेंड कि आपको हिस्ट्री का वीडियो देखना है कि आप ज्योग्राफी का कंटिन्यू करना है कि इकोनॉमिक्स की पॉलिटिकल साइंस आपको बताना है, और कल आपको जहां तक उम्मीद है कि आपको मैथ का जो क्लासेस जो है शुरू आपकी कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।